नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री बिहार में थे, बल्कि बिहार में तो 2 दिन थे। और इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब वो सऊदी अरब से लौटे थे पहलगाम की घटना के बाद, तो उनका पहला दौरा बिहार का ही था। और वहीं से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और दुनिया को भी अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए ये बता दिया था कि भारत क्या करने जा रहा है। यहाँ भी जब दोबारा बिहार में आए तो उन्होंने कहा कि जो मैंने बिहार की धरती से कहा था, उसको पूरा करके ही बिहार लौट रहा हूँ जवाब देने के लिए। और इस बीच जो हुआ है वो सबके सामने है। तो बिहार, चूंकि बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव भी बहुत दूर नहीं रह गए हैं, तो उनका बिहार जाना, बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और आगे के लिए भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की एक तरीके से आधारशिला रखना, ये शो करता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से ही पूर्वी राज्यों की बेहतरी के लिए जो उन्होंने एक बार कहा था और बार-बार कहा उन्होंने कि जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं भारत के, वो तो फिर भी संपन्न हैं, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है, उसका उतना विकास नहीं हो पाया जितनी ज़रूरत थी। अगर हम इसका भी ठीक तरीके से विकास कर लें, तो जो हमारी जीडीपी है, जो हमारा ग्रोथ है, वो कहीं का कहीं पहुँचेगा। और जो हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, वो भी साकार होने में ये सारे राज्य बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। कल ही सूचना आई है कि चौथी तिमाही जो रही है, वो बहुत शानदार रही है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 7.4 के आसपास रही है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश क्या रहे हैं, संकेत क्या रहे हैं। अ, फिर से लालू परिवार पर उनका अटैक भी देखने को मिला और नीतीश बाबू का फेस उन्होंने फिर से आगे किया है। और एक और, वहाँ सवर्ण आयोग की स्थापना। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के फोकस में इस समय बिहार ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि वो दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं, गुजरात में तो अभी चुनाव नहीं है, आगे चल करके हैं। और पश्चिम बंगाल में भी अभी समय है। तो बिहार पर ही फोकस रखेंगे और अभिषेक तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको हाँ, आप प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत यहाँ स्वागत से है, एक्चुअली बहुत में अभिनंदन है। जी, जी। जी। तो प्रधानमंत्री का कुल मिलाकर के दौरा कैसा रहा? उनका उद्बोधन कैसा रहा? और कौन-सी बड़ी योजनाओं, परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर गए? देखिए, बिहार में अगर आप देखें तो 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, ठीक है। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि पटना में जो उनका रोड शो हुआ, वो मतलब अगर मोदी जी के और रोड शो की तुलना में देखें तो भीड़ कम थी, उत्साह कम था। उसके 2-3 और मेजर मेजर कारण हैं। अभी जो एनडीए अलायंस है, उसमें एक ये था कि भाई नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कि नहीं, ये वाली बात उन्होंने जाके बिक्रमगंज में बोली। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो 2000 स्पेशली 24 के जीत के बाद जब जीतन राम मांझी बने लघु और छोटे मझौले उद्योगों के मंत्री बने वो, उनका काम बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से चिराग पासवान अ, कैंपा कोला का 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बेगूसराय में लेके आए हैं। ये जो सड़क और अन्य परियोजनाएं हैं, ये कंप्लीटली केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जैसे कि ग्रीनफील्ड बन रहा है, जो कि सासाराम से डायरेक्ट कोलकाता वाला रूट के लिए, और एक्चुअली ये आगे जाकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाएगा, जिसका ये तो ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन रहा है कि चलो ठीक है ट्रक जाएँगे, लेकिन इसका एक और
माल ढोने के लिए, सब इससे इतर जो है, ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे चिकन नेक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो दिल्ली से बिल्कुल एक्सेस ईज़ी हो जाएगा। अभी भी जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसको भी बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ठीक है। इसके अलावे जो अन्य परियोजनाएँ रही हैं, वो लगातार देखिए विकास बीजेपी का एक सतत मॉडल है और मैं लालू राज और इसको कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि 2000 वो दौर मैंने देखा, उस वक़्त बिल्कुल सड़क नहीं थी। अगर आपका पत्रकार के एक तौर पे विज़िट हुआ होगा अर्ली एज में, तो आपने देखा होगा कि 2004-5 में जहाँ पर मोदी जी गए थे, आरा से बिक्रमगंज जाने में आपको यानी भोजपुर जो है, आरा से बिक्रमगंज जाने में जो कि डिस्टेंस है तकरीबन 40-20 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए आपको लालू राज में कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे। ये फैक्चुअली करेक्ट बता रहा हूँ और ज़्यादा पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, 2005 की बात बता रहा हूँ। ये एक वास्तविकता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें जो अभी जहानाबाद और डोभी का 4 लेन बना है। यहाँ अगर आपको गया जाना पड़ जाए पटना से, तो आपके कमर में दर्द हो जाता था और ये ज़्यादा पहले की बात नहीं बता रहा हूँ। ये लंबे समय से लंबित था और इसको भी बनवाया। ये बहुत बड़ी योजना है। नीतीश कुमार के आने के बाद जो एक बेसिक चेंज हुआ बिहार में कि आप पटना में बिहार के किसी भी कोने से चाहे वो अंतिम छोर हो 5 घंटे में पटना पहुंचेंगे। बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे तो नहीं जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे, बहुत अच्छी क्वालिटी के उच्च क्वालिटी के नेशनल हाईवे बिहार में बने। वो नीतीश राज में ही बना। अब बात ये है कि इनके राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। देखिए बिहार इस वक्त अलग-अलग फेज से गुजर रही है। नीतीश कुमार के प्रति मीडिया, नोएडा मीडिया को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ये झूठ है सर। मैं अभी सर्वे करने के लिए 2 दिन पहले, ठीक इस शो से 2 दिन पहले निकला था और जो मैंने रूट पकड़ा सर वो पहला सर्वे के लिए जो पश्चिमी चंपारण होता है, वो रूट पकड़ा वाया छपरा होते हुए ताकि वो लालू यादव का गढ़ भी उसमें पकड़ा जाए। सर आश्चर्य है, तेजस्वी यादव को नेता लोग मान चुके हैं, जो यादव कम्युनिटी के हैं वो ठीक है उस रूट में। लेकिन जैसे ही आप गंडक नदी को पार करके पश्चिमी चंपारण की तरफ पड़ते हैं, तो ये वो सिचुएशन नहीं रहता। यादव कम्युनिटी में भी बिखराव है। इसी प्रकार से मुसलमान कंप्लीटली इंटैक्ट है। कोई जनसुराज आ जाए, वो वैसी आ जाए, ये कहने को है। वो मान के बैठा है कि वो नीतीश को वोट नहीं देगा, वो चिराग पासवान को वोट नहीं देगा। सो आप कह सकते हैं एकदम पोलराइज और इंटैक्ट इलेक्शन होने जा रहा है। चाहे वो जीतन राम मांझी का कोर वोटर हो, एकदम वो बैठा हुआ है मोदी जी के साथ, उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम विकास और इन सब की बातें करें वो तो ठीक है। लालू यादव के सपोर्टर कहते हैं रोजगार नहीं है, बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं मोदी राज और नीतीश कुमार के ही राज में रोजगार मिला, और रोजगार मिला कहां था लालू प्रसाद यादव के राज में, और ये फैक्चुअली करेक्ट है। अगर आप देखें नीतीश कुमार के इस शासनकाल में 2020 से 2024 के बीच में सिर्फ शिक्षकों की भर्ती के लिए लोग जयपुर से ज्वाइन होकर के बिहार में आए। यूपी से बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं और बिहार ने सबके लिए दरवाजे खोले। अब इस पे 2 कारण हो सकता है, 2 तरह से लोग सोच सकते हैं। एक बात करेंगे कि भाई इससे बिहारियों को कम रोजगार मिला। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि बाहर के लोग जब बिहार आएंगे रोजगार करने, तब जो बिहार के प्रति एक भाव है, बिहारियों के प्रति जो एक भाव है, जो कि नकारात्मकता लालू प्रसाद यादव और इनके टीम के कारण फैला, वो दूर होगा, वो भ्रांतियां दूर होंगी और लोगों को पता चलेगा कि नहीं, बिहार में एक्चुअली में अगर नीतीश राज में देखा जाए क्राइम रेट तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के तुलना में तो बहुत कम है। इंडिविजुअल क्राइम रेट है, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल क्राइम आप भी जानते हैं सर रोकना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम होता था, पॉलिटिकली बैक्ड क्राइम, वो समाप्त हो गया। बड़े बड़े माफिया और ये लोगों का जो राज था, गुंडई था, वो समाप्त हो गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम समाप्त किया है नीतीश कुमार ने, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बेसिकली अगर आप देखें, अच्छा नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज पर बहुत बात होती है कि हाँ वो कभी गमला रख देते हैं ये इसके सर पे, या ये हाव भाव जरूर बदल गया है, कुछ चीजों को सेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बिक्रमगंज में भाषण दे रहे थे, उस भाषण को सुनिए, उसको सुनने के बाद आपको नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार बीमार है। वो वहां पर तेवर यही है, यानी
जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो जरूर इधर उधर थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अस्वस्थ हो, इसका ये भी मतलब है कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो हमें तो पहले बिहारियों के अंदर मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में ये पूछा कि ऐसा क्या था कि लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में नीतीश कुमार बहुत तेजी से बीमार होने लगे और बहुत तेजी से अब स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो स्पीच विक्रमगंज में थी कि हम लोग तो पहले अटल जी के साथ भी बहुत काम किया, माननीय मोदी जी आए हैं, इतना काम किया, उठिए आप लोग सब कोई बैठ उठ के ताली बजाइए, प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं है, वो एग्जैक्टली वही बोल रहे थे और वो ताली बजवा रहे थे। तो ये बताता है कि उनको समझ है लेकिन उनका बॉडी कहीं और रिएक्ट कर रहा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाने का एक और कारण है, बीजेपी ने भले अपने लीडरशिप में कुछ बदलाव मूलभूत किए हो, मैंने 3 दिन पहले अपने चैनल पर शो में कहा था कि कुछ बदलाव होने जा रहा है और आज मैं आपके चैनल पर ये अपडेट कर दे रहा हूं कि कई उपाध्यक्ष बदले गए हैं और एकदम नए लोगों को भी जगह मिली है इसमें, जिनमें से कुछ लोगों के मैं नाम आपके दर्शकों के आगे पढ़ के बता देता हूं। श्री सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रमोद चंद्रवंशी जो कि एमएलसी हैं उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, श्री राजेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, श्रीमती अमृता भूषण को उपाध्यक्ष बनाया गया, धर्मशिला गुप्त को बनाया गया, सरोज रंजन पटेल को बनाया गया, धीरेन्द्र कुमार सिंह को, श्री संजय खंडेलिया को, संतोष पाठक को, बेबी कुमारी को, श्रीमती ललिता कुशवाहा को, अशोक सहनी को और अनामिका पासवान को। तो अगर आप देखेंगे इनमें ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं है जो मेजॉरिटी वोटर है। यानी बीजेपी क्या खेल रही है कि ओके ठीक है, आप मुसलमान ले लो, आप 60, 70, 80% यादव वोटर ले लो, बाकी पे यादव माइनस ओबीसी मैं खेल लेता हूं और इसको हिंदुत्व के ऊपर लेके जाएंगे। जो सबसे आश्चर्यजनक शिफ्ट है वो जदयू का है हिंदुत्व को लेकर के। अभी बहुत बढ़िया कार्यवाही नेपाल बॉर्डर वगैरह के साइड पे ठीक वैसी ही हो रही है जैसा योगी जी ने किया था। तो जदयू को भी पता चल गया कि अगर हमें बीजेपी के साथ रहना है तो हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं कि चलो हम सॉफ्ट हिंदुत्व तो अपना ही लेते हैं, सेकुलरिज्म अब त्याग देते हैं और इस पे हम चलेंगे तो बीजेपी के साथ साथ हम भी विन विन सिचुएशन में हैं। जी, ये जो सवर्ण आयोग बनाया गया है, एक तरफ तो जातीय जनगणना और दूसरी तरफ सवर्ण आयोग, ये भी संतुलन साधने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह संतुलन साधने का ही प्रयास है। देखिए, जब तक जातीय गणना से एक सेक्टर डरेगा, एक सेक्ट डरेगा, तब तक एक एक पॉलिटिशियन आपको जातीय जनगणना के नाम पर गिराएगा, डराएगा, धमकाएगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बार जातीय जनगणना हो जाए, पिछली बार जब जातीय जनगणना हुई थी, तो बिहार में जो संपत्ति है, जैसे ट्रैक्टर, बाइक, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके पॉवर्टी और इन सबको अपलिफ्ट करने वाली जो चीजें हैं, घर, इन सब में 50% पर कुर्मी, कुशवाहा और यादवों का आधिपत्य है, 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी पर। तो ये एक बार जब पूरी जनसंख्या का जनगणना हो जाएगा और सब सामने आ जाएगा, तब देखेंगे हम। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले तो जातीय जनगणना हो। और देखिए, ये जातीय जनगणना देश भर में हो रही है, तो जब देश भर में किसी का पॉपुलेशन निकाला जाए, तब काउंट होगा कि भैया देश भर में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। अब यूपी में ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण में बहुत अंतर है। यूपी में 12-12.5% ब्राह्मण है, बिहार में लगभग 4%, 4.5% ब्राह्मण है। तो दोनों का अंतर है, तो राजनीतिक हैसियत में भी अंतर है। उसी प्रकार से बिहार में यादव 14.5% है, यूपी में लगभग 9.5% है, तो वहां भी दोनों के हैसियत का अंतर है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के आईटी सेल वाले लालू यादव जी के समर्थन में जब लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे और लालू यादव के समर्थक वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि उनको बेसिक पता नहीं। तो सवर्ण आयोग पहले भी बनाया गया था 2014 में भी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था। लेकिन अब जहां तक मेरे पास भी रिपोर्ट है, उस पर सीरियसली कुछ काम करने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी और एनडीए को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा जिस वोटर का, वो सवर्णों का वोट छिटका, चाहे वो राजपूत वोट हो, भूमिहार वोट हो, या बक्सर में ब्राह्मण वोट हो, या बलिया में भी ब्राह्मण वोट हो, और वो पूर्वांचल में आता है, यूपी में आता है, लेकिन वो छिटका है एक अक्रॉस वो पूरा पूर्वांचल और बिहार के शाहाबाद प्रमंडल क्षेत्र को। अगर ये वाला जो हवा चलती है, जिसको कहते हैं हम एक हवा चलती है राजनीतिक रूप से, तो ये चला है और उसका प्रभाव दिखा। तो बीजेपी और जदयू भी उसको साधने का प्रयास कर रही है।
क्योंकि फाइनली इनको ये समझ में आ गया कि जब हमको कास्ट पे ही जाना है तो अपना समीकरण मजबूत करो, अपना समीकरण मजबूत करके हम सरकार बना लेंगे। जी। विक्रमगंज में उन्होंने जंगल राज की भी याद दिलाने की कोशिश की। सर बिहार का चुनाव जब जब आएगा तब तब जंगल राज का जिक्र तो मैं आज आपके सामने बैठकर शो कर रहा हूं और मैं इस काबिल हो पाया तो उसका एक कारण था कि जंगल राज आते ही मेरा पलायन हुआ। और सिर्फ मेरा हुआ ये ठीक नहीं है, मजदूरों का पलायन हुआ, डॉक्टर का पलायन हुआ, इंजीनियर का पलायन हुआ, विद्यार्थियों का पलायन हुआ। यानी अगर आप देखिए कि मूलभूत से रूप से किसी भी स्टेट की जो संरचना होती है, जो 4 बड़े सेगमेंट होते हैं जो अपलिफ्ट करते हैं, वो मोर और लेस सभी लोगों का पलायन हुआ। जातीय हिंसा चरम पर थी और ये कास्ट वार अंततोगत्वा बिहार को ले डूबता, समाप्त हो जाते हैं हिंदू आपस में लड़ मर के। और इसको पॉलिटिकली ये कहना कि एक सेगमेंट को लालू प्रसाद यादव के द्वारा बैकअप नहीं था, ये कहना गलत होगा। आज भी लेफ्ट के साथ वो गठबंधन में ही है। और जब लेफ्ट खेतों में झंडा गाड़ने लगी थी, वो जो पुराना लेनिनग्राद वाला जो बेगूसराय का आपने सुना होगा, तो यहां भी एक सेक्ट का उदय हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से वो जमीन की लड़ाई चली। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जो बिहार में जमींदार तबका है आज के समय, उसमें सबसे अधिक अगर कोई है तो भूमिहार ही है, कुर्मी है, यादव है, इसके अलावे अगर आप कह सकते हैं तो कुशवाहा भी अच्छे खासे पोजीशन पर हैं, दलितों में पासवान ठीक ठाक मजबूत पोजीशन पे है। तो हर एक सेगमेंट में कास्ट वाइज एक एक दो दो कास्ट जो है वो बहुत अपलिफ्टेड है। तो जिसको कहते हैं ना सामूहिक विकास, वो लालू प्रसाद यादव के काल में तो रुका रुका, आने वाले समय में भी जो है चीजें बदली नहीं, क्योंकि कैसे बदलती है उसको तो बदलने में समय लगता है। नीतीश कुमार जब आए तो इन्होंने कहा कि ये स्क्रैच से एकदम जीरो से शुरू करना होगा, तो इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम चलाए। जैसे बच्चियों को इन्होंने साइकिल देना शुरू किया, किताबें देनी शुरू करी, तो इसके बाद ये स्कूल जाने लगी। शाम के 5 बजे के बाद जो जंगल राज में स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल जाने लगी। अब देखिए सर, ये समझने की बात है, दर्शक समझे इस बात को। वो जब पढ़ी लिखी स्कूल गई तो उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया कि अब पढ़ लिया, इनके पास डिग्री आ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम महिलाओं को ओवरऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट महिलाओं को 45% हम आरक्षण देंगे। तो इससे क्या हुआ, सभी कास्ट की महिलाओं का ये शुरू हुआ। आज अगर आप देखेंगे पुलिस की जो पिछली 3-4 बहालियां हुई हैं, उसमें महिलाओं का बहुत अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। ये कमाल का डेवलपमेंट है कि जो 2005 के पहले शाम के 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो रात के 12 बजे पटना में, राजधानी में, बिहार की राजधानी में, वो बिहार की सुरक्षा के लिए रात भर पुलिस जिप्सी में घूमती है। अगर इसको विमेन एम्पावरमेंट नहीं कहेंगे, इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, तो मुझे बताइए सर फिर किसको डेवलपमेंट कहेंगे? तो ये दृष्टिकोण होता है किसी भी अलग। और नीतीश कुमार एक इंजीनियर आदमी रहे, तो उनके पास डेवलपमेंट के बेसिक्स कुछ आइडिया थे, जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ, पटना मेट्रो ऑलमोस्ट करीब है बनने को। सच पूछिए तो जब दिल्ली में मेट्रो चला तो पहली बार जो हमने देखा, तो हमारे लिए सरप्राइजिंग था, हमारे लिए वो बहुत बड़ा विकास था। लेकिन हमने 2004-5 में सोचा भी नहीं था कि हमारे प्रदेश में मेट्रो भी आएगा। ये तो केंद्र सरकार और राज्य की ऐसी सरकार है जो इस प्रकार के काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि एनडीए विकास के मामले में एनडीए और राजद के बीच बहस नहीं हो सकती और जंगल राज के भी मामले में नहीं हो सकती। हाँ, एक ही चीज का बहस है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार रिपीट होंगे या नहीं होंगे। बस 2 ही क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे पूरा चुनाव होना है। जी। हमने देखा है अभिषेक जी कि लोकसभा चुनाव में भी बिहार में उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, कुछ दूसरे राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या राम मंदिर, महाकुंभ और अब ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, ये 3 बड़े मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में भी एक कोर मुद्दे के तौर पर रहेंगे मतदाताओं के मन में? क्योंकि केवल विकास से, केवल शांति से, केवल सुरक्षा व्यवस्था से तो काम चलता नहीं है, कुछ भावनात्मक मुद्दे भी चाहिए होते हैं। सर 2-3 मुद्दे हैं। अब इसको मैं ऐसे राम मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर
या कुंभ, इसको राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से एक ही बार में जोड़ लेता हूं कलेक्टिव रूप से, 3 मुद्दों की जगह। ये अब बिहार में रोकना या रिवर्स कर लेना जो लालू राज में नहीं था, वो पॉसिबल नहीं है राजद के लिए। जो हिंदुत्व की राह पर नए बच्चे या फिर एक पूरा सेगमेंट जो चल पड़ा है, वो वापस नहीं लौटने वाला, और वो देख रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण। और कांग्रेस की जो राजद की सबसे बड़ी समस्या है इन सब मुद्दों के अलावा, वो कांग्रेस है सर। कांग्रेस लास्ट टाइम 70 सीटों पे लड़ी थी, जीती 17। इस बार जो कांग्रेस राह पर गई, चाहे वो आपने कुंभ के समय आपने देखा, हालांकि वो राजद ने भी किया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आई कैचिंग हो जाते हैं। राहुल गांधी का जो विचार रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे, ये चीजें राजद को इस वजह से भी हार्म करेगी कि जिन जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, ये फीडबैक साथ साथ चलेंगे। अब ये पूरा चुनाव इस बात पे निर्भर करता है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ता है और कितने कम रैली बिहार में राहुल गांधी के होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे वो कास्ट लाइन करेंगे। अब एक लोकसभा और इसमें अंतर समझिए, जिस कास्ट लाइन पर जिसको डराने का कर रहे हैं, ये चुनाव क्या है कि लालू प्रसाद यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा नहीं आएगा, एक सेगमेंट का डर के अंदर मन में तो डर है। जैसे मुसलमान डर के नाम पर एंटी बीजेपी वोट करते हैं, एक सेगमेंट जंगल राज के डर पे भी, डर के विरोध में भी वोट करता है एनडीए को। अब वो जैसे जैसे कास्ट 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 बोलेंगे, आप देखें कि लालगंज क्षेत्र में, वैशाली क्षेत्र में, समस्तीपुर रीजन में, पाटलिपुत्र रीजन में, जहानाबाद में, आरा में, पूरा इनफैक्ट शाहाबाद प्रमंडल जोड़ लीजिए, सवर्णों के वोट टूटे, स्पेशली भूमिहारों के, राजपूतों के, इवन ब्राह्मणों के भी बक्सर में खूब वोट टूटे। ये वोट इस बार इंटैक्ट होगा सर, यानी 30 लोकसभा सीट पर तो पहले थे, अब वो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये वोट शेयर शिफ्ट होके 50%, 51% के आसपास पहुंच जाए। अगर ये स्थिति होती है तब तो एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। और अगर लोकसभा वाली स्थिति होती है तो उन 30 सीटों को भी अगर लोकसभा में हम कन्वर्ट करें तो 160 170 का नंबर पहुंच जाता है। तो राजद के लिए डिफिकल्ट जोन जो है, जो सबसे डिफिकल्ट चीज है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस जितने अधिक सीटों पर लड़ेगी, राजद उतना ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उतना अधिक स्ट्रगल करेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, इस लोकसभा में कांग्रेस के पास 4 सांसद आ गए, तो वो इसके दम पर बार्गेन कर रही है। और लालू प्रसाद यादव की आयु एक हो चुकी है, अब वो बार्गेन और इन सब चीजों में जो है ना, वो पढ़ नहीं रहे हैं और उनके बूते का भी नहीं है। सब डील हो रहा है तेजस्वी के ही थ्रू। अब तेजस्वी और कांग्रेस का राह अंतिम समय तक चलेगा नहीं चलेगा, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। तो इस वक्त टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, ये चीजें हम लोगों को ज्यादा क्लियर होगी अगस्त के समय, जुलाई लास्ट या अगस्त के समय, जब ये गठबंधन और ये सारी चीजें होने लगेंगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने लगेगा। अभी कहने को ये है कि पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही एक अनहोनी सी चीज चल रही है, तो उसको भी लोग तो नहीं भूलते ना। ये सारी चीजें बताती है कि एक जो क्रेडिबिलिटी है लालू परिवार की, जो साख, वो यादव और मुस्लिम को छोड़ के अगर देखा जाए बिहार में, उसके बाद नीचे और दूसरे लोगों से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा बिहार का सत्य क्या है जी। और बिहार में अगेन एंड अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा चेहरा है। जब भी मुहिम शुरू करते हैं एक बड़ा अंतर कर देते हैं। बिहार में मोदी जी का बहुत जलवा है सर। मैं 2020 के आंकड़े बताता हूँ। पहले 2 चरण में मोदी जी की रैलियां देख लीजिए। शाहाबाद प्रमंडल लगभग साफ हो गया सर। आरा कुछ एक सीट जीती थी और जगदीशपुर भी हार ही गए थे लास्ट टाइम। शाहाबाद में शायद 2 सीटें जीती थी, बाकी सब ऑलमोस्ट हार गए, पूरा सब हारे। इसके बाद तीसरे चरण में मोदी जी जाते हैं और रैली शुरू करते हैं, आई थिंक दरभंगा में। तीसरा, चौथा और 5वें चरण का वोटिंग उठा लीजिए, एकदम वो सारा एनडीए सर। मोदी जी एडेड हैं, वो 2% 1.5% वोट ऐड करते हैं अपनी अग्रेसिव रैली से, कैंपेनिंग से। लेकिन बिहार में डुअल कॉकटेल इस वक्त चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी को अंडर एस्टिमेट करने वाले नोएडा ऑफिस के पत्रकार बहुत भारी भूल है। वो चुनाव लोकसभा का था सर, नीतीश जी को चुनने का नहीं था। सबने नीतीश जी को रिजेक्ट किया था। नीतीश जी 12 सीट पे पहुंचे। इस बार फिर नीतीश जी को सब रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चुनाव नीतीश जी का है। नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो तब बनेंगे जब जदयू मजबूत होके आएगी।
इसके अलावे जो तीसरा बड़ा फैक्टर होगा सर, वो योगी जी की सभाएं डिसाइड करेंगी। बिहार में आप चले जाइए कहीं भी और एक बार योगी मॉडल पर रिसर्च कीजिए। बिहार के लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बार इस प्रदेश में योगी मॉडल आया। आसान नहीं है, योगी जी एक ही है, लेकिन योगी जी की जो विश्वसनीयता है, जो पॉपुलैरिटी, और योगी जी जब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आई बिलीव कि बिहार में भी ये सारी चीज पॉलिटिक्स तो योगी जी करेंगे। तो वो जो पोलराइजेशन राजद नहीं चाहती है, जो उसके साथ है और होने के बाद भी जो नहीं चाहती है, वो पिच तो बनेगा। और एक बार योगी जी ने पिच बना दी, तब फिर कहां उस पिच पर राजद टिकने वाली और कांग्रेस टिकने वाली है। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद जय सर। श्री जय श्री राम।